हेलो टू ऑल, मैं रजनीश कुमार, फैकल्टी ऑफ यूवी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो सेगमेंट के माध्यम से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। जो टॉपिक है एनसीईआरटी जो मेंशन करके रखा है उसको भी पुनः रिकॉल करने का कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सर्वप्रथम हेडलाइन को लिखें ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हम लोग इससे पहले कुछ बेसिक नॉलेज प्राप्त कर लिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो हमारे पिछले वीडियो सेगमेंट को आप लोग देखें। इस चैप्टर के अंतर्गत जो पढ़ने के लिए है वो इस प्रकार मेंशन है। सी हियर, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नरजनन तंत्र, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन तंत्र। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। युग्मक जनन मेल में अलग होते हैं और फीमेल में अलग होते हैं, तो इसको हम लोग यहीं पर चर्चा करते हैं कि यह दो प्रकार के होते हैं। मेल में जो होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में जो होता है उसको बोलते हैं oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस को हिंदी में शुक्राणु जनन कहते हैं और oogenesis को हिंदी में अंडाणु जनन कहा जाता है। तो यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान मेल में मेल गैमेट बनेंगे, जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं, और फीमेल में फीमेल गैमेट बनेंगे। वास्तव में बनते तो हैं, जो ओवरी से रिलीज होते हैं वो सेकेंडरी ओसाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद वो मैच्योर ओवम में बदल जाते हैं। तो हम लोग यहाँ ओवम ले लेते हैं। वर्ड रिफर करता है ओव्यूलेशन से रिलेटेड कि ओवरी से ओवम रिलीज होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओवरी से सेकेंडरी ओसाइट ही रिलीज होते हैं। आगे देखेंगे जब डिटेल में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, लिख सकते हैं oogenesis के दौरान क्या बनता है, सेकेंडरी ओसाइट। आगे चल करके यही क्या बन जाते हैं, ओवम। इसको हम लोग कहते हैं क्या, अंडाणु, और अंडाणु को ही फीमेल गैमेट कहा गया है। और यहां पर बन जाता है शुक्राणु, मेल गैमेट। अब क्या होता है, ये गैमेटोजेनेसिस के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis के जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं स्पर्म एवं ओवम। तो ये दोनों आपस में इस प्रकार से इन दोनों का न्यूक्लियस संलयित हो जाता है, फ्यूज कर जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूजन, या उस टर्म को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जो यहां उसके बाद एनसीईआरटी मेंशन करके रखा है फर्टिलाइजेशन। ये स्पर्म और ओवम के मैटिंग को ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। मैटिंग बोलते हैं या फ्यूजन बोलते हैं, आप संलयन बोलते हैं इसको। स्पर्म एवं ओवम के संलयन को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं हिंदी में इसको। तो यहां देखें, उसके बाद निषेचन जब हो जाता है तो 7वें दिन के अंतर्गत, फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन
जो जायगोट बनते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनेंगे, जायगोट डिप्लॉयड होते हैं। फर्टिलाइजेशन होता ही है क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करने के लिए, डिप्लॉयड होने के लिए, क्योंकि गैमेट हैप्लॉयड होते हैं, स्पर्म भी हैप्लॉयड, ओवम भी हैप्लॉयड। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो डिप्लॉयड हो जाता है। सिग्निफिकेंस यही है फर्टिलाइजेशन का कि डिप्लॉयड जायगोट का निर्माण करना। तो यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता तो 7वें दिन के बाद वो क्या होता है, यूटिरस के एंडोमेट्रियम से एम्बेडेड हो जाता है या उसमें धंस जाता है या आप कह लो उससे चिपक जाता है। उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन साइंटिफिक दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, इसको हिंदी में कहते हैं निषेचन। एवं प्रत्यारोपण, या आपको मिलेगा आरोपण, एक ही बात। अब जब इम्प्लांटेशन हो गया है तो उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो का 9 मंथ तक के लिए यूटिरस में डेवलपमेंट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लेकिन इसलिए मैं वहां एक टर्म को छोड़ा था कि यहां मैं आपको एक बात समझा सकूं कि इस गैमेटोजेनेसिस के बाद जो एनसीईआरटी मेंशन करके रखा है वो टर्म इस प्रकार से है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक चक्र। तो ये जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ 9 मंथ तक के लिए, क्योंकि एंडोमेट्रियम ही टूटकर बॉडी से बाहर निकलता है, इस प्रक्रिया को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। उस पर हार्मोन का कुछ प्रभाव होता है, उसको आगे जानेंगे। हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। सो यहाँ चर्चा करना है हम लोगों को वह जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ, जायगोट जैसे ही चिपका एंडोमेट्रियम से, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नेचुरली रूप से 9 मंथ के लिए क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। और ये जो जायगोट थे वो बाद में एम्ब्रियो में बदल जाते हैं, उसका स्टेज होता है, आगे देखेंगे। तो अब जो आगे का प्रोसेस है वो है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो ये जो इसको कहते हैं हम लोग गर्भावस्था एवं भ्रूण विकास हिंदी में। और जब ये फुल टर्म एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा एक बेबी के रूप में 9 मंथ में, तो उसको जो जन्म लेंगे उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पार्चुरेशन। और उसके बाद क्या होंगे, फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत मेमेरी ग्लैंड आता है, उसमें मिल्क का फॉर्मेशन होगा। और उसके बाद क्या होगा, उसका बाहर इजेक्शन होगा। तो यहां पर हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो बेबी बर्थ के बाद फीड करता है मिल्क को, फीमेल भी या मदर्स भी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। तो इतना हम लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। ये अभी थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक बताया कि पढ़ना इस चैप्टर के अंतर्गत क्या है। तो मैं शुरू करूं यहां से आगे। लिखा हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को जानकारी क्या होना चाहिए नर जनन तंत्र के बारे में। तो लिखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हिंदी में कहते हैं इसको नर जनन तंत्र। अब ये किन किन रचनाओं से मिलकर बना है उसका चर्चा करें।
तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिन रचनाओं से मिलकर के बना है, जिन अंगों से मिलकर के बना है, उसको दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के रूप में। तो यहां देखेंगे हम लोग भी क्लासिफाइड कर लें इसको इस प्रकार से कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वे सेक्स ऑर्गन है जो मेल में मेल गैमेट स्पर्म एवं मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन का सिक्रीशन करे। तो वो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसके अंतर्गत मेल में आते हैं टेस्टिस, सिंगुलर है ये, इसका नंबर 2 होता है। इसका जो नंबर है कभी कभी पूछा जाता है तो वो आप लोग 2 याद रखेंगे। तो उसके बाद जो भी रचना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ उसको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत रखा गया है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वे सेक्स ऑर्गन जो ना तो गैमेट का प्रोडक्शन करेंगे या फॉर्मेशन करेंगे, मतलब ना युग्मक का निर्माण करेंगे और ना ही सेक्स हार्मोन का निर्माण करेंगे या उसका सिक्रीशन करेंगे। तो वे सभी रचना जो ना तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आते हुए भी ना स्पर्म का फॉर्मेशन करे और ना ही मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन का सिक्रीशन करे, सभी के सभी कहां आ जाएंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, द्वितीयक लैंगिक अंग में। इसको भी पुनः हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं इस प्रकार से। इसको डक्ट वाली जो रचना होगी उसको एसेसरी डक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। डक्ट मतलब नली, जहां भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नली वाली रचना उसको एक ग्रुप में कर देते हैं और जो भी ग्लैंड है उसको अलग कर देते हैं। तो यहां पर भी इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं हम लोग, जैसे एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट्स सहायक नलिकाएं हिंदी में बोल सकते हैं, और यहां पर होगा एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स। तो मेल में एसेसरी डक्ट्स के अंतर्गत आएंगे रेटे टेस्टिस, बोल सकते हैं इसे भी रेटे टेस्टिस, और उसके बाद आएंगे वासा एफरेंसिया, उसके बाद आते हैं इपिडिडामिस, उसके बाद आते हैं वास इफरेंस, वास फ्रेंड्स, वास डिफरेंस। देखिए क्या सब आया एसेसरी डक्ट्स के अंतर्गत? रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, इपिडिडामिस, वास डिफरेंस। और एसेसरी ग्लैंड्स के अंतर्गत आते हैं सेमिनल वेसिकल्स, ये पेड़ में होते इसलिए एस, और ये प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, इसी का दूसरा नाम है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और लास्ट में आता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जिसके अंतर्गत मेल के पेनिस आते हैं। तो यहां पर हम लोग चर्चा कर लें एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, यहां पर स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। फिर से लिख देता हूं ऐसे, एक्सटर्नल डालिया।
इसके अंतर्गत क्या आते हैं? तो हम लोग देखें यहाँ पर और एक रचना आता है जिसको बाहर से हम लोग अभी चर्चा कर लेंगे, वो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से ही जुड़ा है, लेकिन ना ही तो वो डक्ट है और ना ही ग्लैंड है, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। तो इस स्क्रोटम का हम लोग डिटेल से अभी स्टडी करेंगे कि क्यों ये बॉडी से बाहर होता है। तो आप लोग अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट ले लें। चलिए, तो अभी तक हम लोग देखें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कौन कौन रचना जुड़ा है। टेस्टिस है, रेटे टेस्टिस है, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडेमिस है, वास डिफरेंस है और एक्सटर्नल जेनेटलिया के अंतर्गत पेनिस है, स्क्रोटम है यहाँ, और एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंतर्गत सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, कॉपर्स ग्लैंड है, इसी का दूसरा नाम वल्गोयूरेथ्रल ग्लैंड है। तो इसको अब देखते हैं लोग, इसका जब डायग्राम बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, तो वहां पर देखेंगे कि कौन सी रचना कहां प्रेजेंट है। और सबसे पहले तो ये जानना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां प्रेजेंट है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल के बॉडी के पेल्विक रीजन में या पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है। तो अब पेल्विस रीजन क्या होता है उसको देखेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत है। यहां देखें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पेल्विस रीजन में प्रेजेंट रहता है, तो पेल्विस रीजन हम लोग कहेंगे किसको। तो यहां मान लेते हैं कि कोई ये कोई बॉय है, नहीं दिखाया बॉय की जैसे, चलिए ये कोई बॉय है या मेल है। इस प्रकार से ये या पर तो इसका जो बॉडी का कैविटी वो दो पार्ट में डिवाइड है। बॉडी कैविटी यहाँ दो पार्ट में डिवाइड है, यहां से इस प्रकार से। और इस रचना को, ये जो गुंबद के समान रचना है, इसको हम लोग कहते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। इस डायफ्राम के माध्यम से हमारा जो बॉडी कैविटी है यहाँ वो दो पार्ट में डिवाइड है। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी, वक्ष गुहा। और इस वक्ष गुहा में या थोरेसिक कैविटी में हम लोगों का क्या होता है, लंग्स सिचुएटेड होता है और हार्ट होता है, फेफड़ा और हृदय, याद रखेंगे। और ये जो नीचे का हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमेन कैविटी, उदर गुहा, उदर गुहा। ये उदर गुहा का जो ये निचला हिस्सा, उदर गुहा के जो ये निचले हिस्से है, ये वाला एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेल्विस रीजन। इस पेल्विस रीजन में, मेल के पेल्विस रीजन में क्या प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। और इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो प्रेजेंट है, तो उसके दो रचना ही हम लोगों को केवल बाहर से दिखाई देता है, एक तो स्क्रोटम और दूसरा पेनिस। तो स्क्रोटम क्या होता है, इन दो थाई के बीच एक स्किन का
पॉच लाइक स्ट्रक्चर या बैग लाइक स्ट्रक्चर आपका है, जो डीप पिगमेंटेड होता है और ऊपर से स्किन और अंदर से पेरिटोनियम के माध्यम से बना हुआ होता है। तो यहां पर इस प्रकार से क्या होता है, यहां पर इस प्रकार से टेस्टिस इसके अंतर्गत प्रेजेंट रहते हैं। जो हमको दिखाई दे रहे हैं ये है स्क्रोटम। स्क्रोटम अगर इसको मैं यहां एनलार्ज करूं और इसके एब्डोमेन वाले हिस्से से जोड़ करके देखूं तो मुझे कुछ ऐसा रचना दिखाई देगा। मान लेते हैं कि ये इसका ये वाला हिस्सा है, ये एब्डोमेन का वाल है जिससे कि ये स्क्रोटम जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जो दिखाई देगी हमको रचना वो इस प्रकार से कुछ इस प्रकार दिखाई। ठीक, और इसको कहते हैं हम लोग अभी कंप्लीट रचना को स्क्रोटम क्या बोल देते हैं, स्क्रोटम। ध्यान से समझेंगे। और ये स्क्रोटम एक जो होता है राइट साइड वाला वो हल्का नीचे होता है और लेफ्ट वाला जो होता है थोड़ा सा ऊपर होता है इसकी अपेक्षा। और ये इसलिए होता है कि कभी अगर दोनों, क्योंकि दोनों में यहाँ पर इस साइड और इस साइड टेस्टिस रहते हैं, तो दोनों कभी भी थाई के सटने के बाद इस प्रकार से एक दूसरे से अटैच ना हो, अगर हो भी तो इस प्रकार से हो जाए और जड़ी ना पहुंचे। तो ये स्क्रोटम जो अभी कंप्लीट है यह एक रचना से इस प्रकार से डिवाइड रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो बांट रहा है स्क्रोटम को दो स्क्रोटल सैक में। अब ये क्या हो गया, एक स्क्रोटल सैक और ये दूसरा स्क्रोटल सैक। सैक मतलब कक्ष, दो कक्ष में बट गए। तो इस जो रचना के माध्यम से बटा हुआ है, जिस रचना ने इसको बांटा है दो सैक में, दो कक्ष में, इसको हम लोग कहते हैं स्क्रोटल सेप्टम। स्क्रोटल सेप्टम। और ये स्क्रोटल सेप्टम जो फिल किया जा सकता है मेल में, एक लाइनिंग टाइप का स्क्रोटम के ऊपर रचना प्रेजेंट रहता है, वो इसी को दर्शाता है, जो इस प्रकार से थोड़ा सा कर्व रहेगा और ये दिखाई देता है। तो यहां पर ये हो गया स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, कहने का मतलब है एब्डोमेन कैविटी के बाहर। एब्डोमेन कैविटी में तो नहीं है, एब्डोमेन कैविटी के बाहर दोनों थाई मतलब जांघ के बीच में एक बैग लाइक या पॉच लाइक का स्ट्रक्चर है प्रेजेंट। और इसमें क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसका निर्माण एब्डोमेन कैविटी में होता है। मान लीजिए कि यहाँ एक टेस्टिस बना और एक यहाँ टेस्टिस बन गया। मान लीजिए आप सपोज कीजिए कि ये एब्डोमेन कैविटी में बन रहा है टेस्टिस। तो जब ये बेबी जन्म लिया है तो 7वें मंथ तक क्या होता है, ये जो दोनों टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में डिसेंड हो जाते हैं, नीचे उतर आते हैं। तो किस रचना के माध्यम से नीचे उतरते हैं, तो यहाँ पर एक कैविटी होता है, एक कैनाल होता है या एक नली, दोनों साइड होगा इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या है, दोनों साइड एक एक कैनाल है। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इनग्वाइनल कैनाल। इसको बोलते हैं इनग्वाइनल कैनाल। और इसी इनग्वाइनल कैनाल के माध्यम से एब्डोमेन में बना टेस्टिस स्क्रोटम में प्रेजेंट हो जाता है। अगर किसी भी कारणवश टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम में नहीं उतर पाता है तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं क्रिप्टोआर्किडी। यहां देखेंगे आप लोग क्रिप्टो आर्किडी। क्रिप्टो आर्किडिज्म का मतलब होता है छिपा हुआ टेस्टिस। क्रिप्ट मतलब क्या होता है या क्रिप्टो मतलब क्या होता है, क्रिप्टो मतलब होता है हिडन। हिडन हिडन मतलब छिपा हुआ। और ग्रीक का वर्ड है आर्किडिज्म जिसका मतलब होता है टेस्टिस। तो बना था और 7वें महीना तक ये डिसेंड होना चाहिए। कोई भी शिशु अगर जन्म लेता है तो डॉक्टर सबसे पहले टेस्टिस को चेक करता है
और तब वो बता देते हैं कि ये जो बच्चा प्रेगनेंसी को फुलफिल किया है कि नहीं, पूरे अवधि को फुलफिल किया है कि नहीं। ऐसे तो नहीं कि मतलब जो है प्रेगनेंसी का जो टर्म होता है उसको पूर्ण ना किया और पहले जन्म ले लिया हो, तो टेस्टिस अगर प्रेजेंट रहता है तो डॉक्टर समझ जाते हैं कि यह बच्चा कंप्लीट डेवलप है। तो अब एब्डोमेन में ही रह गया, किसी कारणवश नहीं होता रहा स्क्रोटम में, तो उस स्थिति को हम लोग बोले क्रिप्टोआर्किटी। अब अगर ये एब्डोमेन में ही रह जाए टेस्टिस तो क्या हो, कैंसरियस हो जाएगा, वो कैंसर उत्पन्न करेंगे। तो डॉक्टर एक सर्जिकल प्रोसेस के माध्यम से एब्डोमेन से टेस्टिस को स्क्रोटम में डिसेंड कर देते हैं, मतलब उतार देते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑर्कियोपेक्सी। यहां देखेंगे ऑर्कियोपेक्सी। इस ऑर्कियोपेक्सी को समझ सकते हैं, इट इज अ सर्जिकल प्रोसेस, सर्जिकल प्रोसेस by which remove of testis from abdomen to scrotum। इतना बोल सकते सर्जिकल प्रोसेस है। सर्जिकल प्रोसेस मतलब चीड़-फाड़ का भी नहीं है या प्रक्रिया जिसमें सीजर का प्रयोग करेंगे, तो उसको नीचे उतार देते हैं। तो चलिए यहां तक हो गया। और उतरता है किस रास्ते से, तो ये जो नली के समान दिख रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इनग्वाइनल कैनाल। तो ये उतरते हैं और तो इस प्रकार से आप यहां देख सकते हैं दो टेस्टिस हैं इस प्रकार से, टेस्टिस यहां, एक टेस्टिस यहां, दोनों में सेम रचना रहेगा। दोनों में मैं एक को यहां चर्चा करूंगा। ये टेस्टिस हैं और ये जो रचना आपको दिखाई दे रहा है अभी, ये है स्पर्मेटिक कोड। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको स्पर्मेटिक कोड। ये जो हमारा रचना है इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। यहां से यहां ये हो गया स्पर्मेटिक कोड। अब इसी इनग्वाइनल कैनाल के माध्यम से इस टेस्टिस के जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, जैसे कि आर्टरी है, वेन्स है, नर्व है, तो उसको बोलेंगे टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर नर्व, टेस्टिकुलर वेन्स, क्योंकि टेस्टिस से जुड़ा हुआ है। और ये अभी स्क्रोटम है। ये क्या होता है, ये इस प्रकार से ढका हुआ रहता है इनग्वाइनल कैनाल। अगर किसी कारणवश मान लीजिए कि एब्डोमेन कैविटी है, किसी कारणवश ये खुल गया, इनग्वाइनल कैनाल खुल गया और इंटेस्टाइन इत्यादि का कोई पार्ट आकर के उसमें फंस जाता है, तो उसी स्थिति को हम लोग कहते हैं इनग्वाइनल हर्निया। उस स्थिति को क्या कहते हैं हम लोग, मान लीजिए ये यहां से ढका हुआ, किसी कारणवश क्या हुआ, इंटेस्टाइन का कोई पार्ट आकर के स्क्रोटम के अंदर प्रवेश करने का कोशिश किया, थोड़ा सा पार्ट प्रवेश भी कर गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनग्वाइनल हर्निया। अब ये जो मैं देखिए अभी इसको मिटाता, अभी जो ये पूरा का पूरा रचना दिखाई दे रहा है, ये एक कैविटी के साथ खाली खाली, इस रचना को हम लोग बोलते हैं वेजिनेलिस सिलोम। वेजिनेलिस सिलोम और वेजिनेलिस सिलोम इधर से भी इस प्रकार से fill with the tissue, vaginally silom fill with the tissue, it's called hydrocele।
सो दोनों में होता, हम एक का चर्चा कर रहे हैं। और ये देखिए बॉडी के बाहर है और टेस्टिस को बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम प्रदान करता है। मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर है हम लोगों का 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे कम करके रखता है कौन? स्क्रोटम। इसीलिए यह बॉडी से बाहर है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, गर्मी के समय में तो बॉडी से थोड़ा सा ये एक्सपेंड रहता है, इस प्रकार से फैला हुआ रहता है, टेस्टिस नीचे की ओर रहता है, एब्डोमेन से दूर। लेकिन ठंड के समय में क्या होता है, ये एब्डोमेन के पास चला जाता है, ताकि कम ही ना टेम्परेचर मेंटेन करना है। कितना टेम्परेचर कम रखना है बॉडी के टेम्परेचर से, तो याद रखेंगे 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना कम रखता है कौन? स्क्रोटम। इसीलिए यह बॉडी से बाहर है। और यह तापमान ना स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आइडियल होता है, शुक्राणु जन्म के लिए अच्छा होता है। अगर ये दोनों बॉडी का टेम्परेचर और टेस्टिस का टेम्परेचर इक्वल हो जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस का क्रिया नहीं होगा, और ऐसे मेल क्या होंगे? नपुंसक हो जाएंगे, संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इनफर्टाइल मेल। ठीक है, चलिए यहां पर क्या होता है, ये टेस्टिस जो स्क्रोटम में है, तो ये इस प्रकार से मूव न कर जाए। मान लीजिए रनिंग के समय किसी भी स्थिति में ये इस प्रकार से मूव न कर जाए स्क्रोटम के अंदर, तो यहां से एक इलास्टिक नेचर का फाइबर जुड़ा रहता है इस प्रकार से, ये फाइबर का बंडल होता है। ये स्क्रोटम से टेस्टिस को जोड़ के रखता है। इसको बोलते हैं हम लोग गुबर्नाकुलम, दोनों साइड होता है। गुबर्नाकुलम एनसीईआरटी के अंतर्गत मिल जाएगा ये आपको। और यहां पर ये जो स्क्रोटम के बेस है, क्योंकि इसको कभी सिकुड़ना होता है, कभी फैलना होता है। ठंड के समय में सिकुड़ेगा, या कभी भी जब बॉडी के टेम्परेचर से एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम हो जाता है, शरीर के तापमान से पर्यावरण का तापमान कम हो जाता है, तो उस समय ये सिकुड़ता है और टेस्टिस को एब्डोमेन के पास ले जाता है, क्योंकि केवल इतना ही टेम्परेचर इसको कम रखना है बॉडी के टेम्परेचर से। ऐसा नहीं कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, इसका 24 डिग्री हो जाए टेस्टिस का टेम्परेचर, ऐसा कभी नहीं होगा। केवल 2 से 2.5 डिग्री ही कम चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉडी का 37 डिग्री है और टेस्टिस का चला आया 16, ऐसा नहीं होगा। केवल इतना मेंटेन करना है इसको। तो ये घूमे नहीं इसके लिए, और इसके बेस पर इधर से इस प्रकार से हम देख सकते हैं, इस प्रकार से इस बेस में स्क्रोटम के बेस में यहां पर स्क्रोटम के बेस में इस प्रकार से मसल्स लगे रहते हैं, यहां से इस मसल्स को हम लोग कहते हैं डार्टोस मसल्स। क्या कहते हैं? डार्टोस मसल्स या डार्टोस मसल। तो ये डार्टोस मसल्स के बेस में प्रेजेंट रहता है, और इस स्पर्मेटिक कोड पर, ये स्पर्मेटिक कोड है, इसके ऊपर भी इस प्रकार से एक मसल्स लगा रहता है, और यहां पर भी लगा रहता है, यहां बेस को छोड़कर इस साइड से। और ये क्या करता है? टेस्टिस को ऊपर खींचने का काम करता है ये स्पर्मेटिक कोड, और ये क्या करता है? ऊपर एक्सपेंड करता है, उसको पुशअप करता है ऐसे। ठीक है, तो इस मसल्स का नाम है क्रीमेस्टर मसल। क्रीमेस्टर मसल। तो इस प्रकार से क्या है कि टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर है, और बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर होता है इसका, टेस्टिस का, और यह टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आइडियल होता है। सो आज का जो हमारा ये वीडियो सेगमेंट था, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी रचना और स्क्रोटम को डिटेल में जानने के लिए था। अगर मेरा वीडियो पसंद आए, मेरी बात आप लोगों के समझ में आई हो, तो आप लोग मेरे चैनल यूबी बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब यूवी बायोलॉजी क्लासेस आप ऐसे लिखेंगे तो यूट्यूब के सर्च बार में आपको नहीं दिखेंगे, आपको लिखना है कैपिटल में ऐसे, यूवी बायोलॉजी क्लासेस। क्लास भी देंगे तो नहीं आएगा, यूवी बायोलॉजी क्लासेस देख करके सर्च करना है। आपको मेरा जो पिछला भी वीडियो सेगमेंट है वो भी मिल जाएंगे। और मैं कल पुनः मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी और भी जानकारी लेकर आएंगे। जैसे हम लोगों को टेस्टिस पढ़ना है, एपिडिडमिस पढ़ना है, अभी पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर बनाना है और कौन कौन सी रचना कहां कहां पर जुड़ी हुई है उसको देखना है। थैंक्स अलॉट।